सरकार। जी हां, महीनों की गहमागहमी के बाद आखिरकार आज देश की नई सरकार के गठन की औपचारिक शुरुआत हो रही है। नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:15 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले दोपहर 12 बजे बीजेपी संसदीय दल संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठेगा और नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेगा। वहीं एनडीए के घटक दलों की बैठक भी होगी, जिसमें मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी। आज होने वाली बैठक के बाद मोदी शाम में अहमदाबाद जाएंगे, यानी 21 मई को वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे और कल ही गुजरात के नए सीएम का ऐलान भी होगा। बीजेपी और एनडीए की बैठक से पहले गुजरात भवन में मुलाकातों का दौर भी जारी है। कुछ देर पहले प्रकाश सिंह बादल ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंच गए हैं, वो कुछ ही देर में मोदी से मिलेंगे। अब देख सकते हैं प्रकाश सिंह बादल, हालांकि शिरोमणि अकाली दल का यह कहना है कि कैबिनेट में हम जगह नहीं लेंगे। उद्धव ठाकरे मिलने के लिए पहुंचे हैं। शिवसेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में। हालांकि 2009 में शिवसेना के वोट काटे थे एमएनएस ने, लेकिन इस बार एमएनएस का सूपड़ा हो गया साफ। और एक खबर यह भी आ रही है, हालांकि खबरें कई तरह की हैं। एक खबर सूत्रों के हवाले से कभी यह आती है कि आडवाणी हो सकते हैं लोकसभा के स्पीकर, कभी यह होता है कि शिवसेना स्पीकर पद की मांग कर सकती है और अनंत गीते हो सकते हैं स्पीकर के तौर पर नॉमिनेट। और इस वक्त जहां पर सबसे ज्यादा हलचल चल रही है वो है चाणक्यपुरी स्थित गुजरात भवन, जहां से मेरी सहयोगी शीतल राजपूत मेरे साथ में मौजूद है। शीतल, पिछले 2 दिनों से सत्ता का केंद्र बना हुआ है गुजरात भवन। सेंट्रल कैबिनेट का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है गुजरात भवन में। नरेंद्र मोदी है गुजरात भवन में, परिक्रमा चल रही है गुजरात भवन में। संसदीय दल की बैठक के लिए नरेंद्र मोदी कितनी देर में निकलेंगे? राशिद, अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उनसे मुलाकात करके लौटे हैं और जैसा कि आपने बताया कि अकाली दल ने कहा है कि उन्हें किसी तरह की माफ कीजिएगा, उन्हें कोई कैबिनेट में जगह नहीं चाहिए। अब ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी थोड़ी देर में आकर नरेंद्र मोदी से यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। और जहां तक सवाल रहा नरेंद्र मोदी का यहाँ से निकलने का, तो 11:30 से 11:45 के बीच का वक्त बताया गया है जब वो यहाँ से गुजरात भवन से निकलकर संसद के लिए रवाना हो सकते हैं। और राशिद, अहम होगा ये बात करना कि नरेंद्र मोदी का संसद में पहला कदम होगा ये। अभी तक हमने तस्वीरें देखी है उनकी पार्लियामेंट के आगे या संसद की बात करते हुए, लेकिन संसद के अंदर उनका ये पहला कदम होगा और बीजेपी संसदीय दल उन्हें अपना नेता और औपचारिक तौर पर और नया प्रधानमंत्री चुनेगी। उसके बाद फिर वो 2:45 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्हें समर्थन की चिट्ठी अपने सांसदों की और अपने जितने भी सहयोगी उनकी सौंप के सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा देखना नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में, संसद में पहली बार। ड्रीम टीम पर भी गुजरात भवन में मंथन जारी है। एक बड़ी पॉलिटिकल चर्निंग चल रही है। इस पॉलिटिकल चर्निंग में कभी जगनमोहन रेड्डी मिलते हैं नरेंद्र मोदी से, कभी अमित शाह मिलते हैं नरेंद्र मोदी से, कभी अरुण जेटली मिलते हैं नरेंद्र मोदी से, कभी कल्याण सिंह मिलते हैं, कभी उद्धव ठाकरे मिलते हैं, कभी प्रकाश सिंह बादल मिलते हैं। मुझे ये बताइए, अभी कुछ देर पहले आपने ये बताया था कि जो भी कैबिनेट फॉर्म होगी वो जंबो साइज नहीं होगी। अगर जंबो साइज कैबिनेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, अगर मिनिमम गवर्नमेंट के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस देने का फंडा नरेंद्र मोदी अपनाते हैं, तो जो बड़े चेहरे हैं, जो जंबो साइज के चेहरे हैं, सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि अलायंस के अंदर ही जो जंबो साइज के चेहरे हैं, उनका तुष्टीकरण, उनका अपीजमेंट किस तरीके से किया जाएगा नरेंद्र मोदी अपनाते हैं। तो जो बड़े चेहरे हैं, जो जंबो साइज के चेहरे हैं, सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि अलायंस के अंदर ही जो जंबो साइज के चेहरे हैं, उनका तुष्टीकरण, उनका अपीजमेंट किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, इतनी भर तो जगह है कैबिनेट में कि जो जंबो साइज के चेहरे हैं या नेता हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सके। आपने ये बहुत दिलचस्प बात कही और मैं हंस भी रही थी बाद में भी इस पर कि जंबो कैबिनेट नहीं होगी, लेकिन जंबो जो चेहरे हैं उनका क्या होगा। तो इतनी थोड़ी बहुत जगह जो है वो कैबिनेट के अंदर बना ली गई है और हम कई दिनों से उन नामों की चर्चा भी सुन रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो। हालांकि उस पर कभी सवालिया निशान लगता है, प्रश्न चिन्ह की सुषमा स्वराज शामिल नहीं होना चाहती है। कभी कहा जाता है कि शायद उन्हें कोई अहम मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। पहले स्पीकर की चर्चा हो रही थी, आडवाणी के लिए स्पीकर की बात हो रही थी। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट में इतनी जगह तो है राशिद कि ये जो 5-6 अहम लोग हैं, चेहरे हैं या जो एलाइज हैं, उनको उसमें एडजस्ट किया जा सके। बड़ी चीज जो है शीतल, अब यहां पर बड़ी चीज कुछ और भी है। मोदी को नेता चुने जाने के बाद एनडीए के सदस्यों की भी बैठक होगी।
इस बैठक में एनडीए के घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। यहां एनडीए के नेता का भी चयन होना है। कहा यह जा रहा है कि एनडीए की भी पूरी कमान है, बीजेपी के साथ साथ एनडीए की कमान, सरकार की कमान, सब कुछ मोदी लगभग उसकी कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पावर सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट या फ्रैगमेंटेड नहीं करना चाहते। इस लिहाज से आज की एनडीए की बैठक में क्या कुछ खास है और सुबह से नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जो उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से, अपने इंटरव्यूज के माध्यम से जो एक विजन दिया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार में जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, वो उनकी मर्जी और उनकी सोच के हिसाब से होगा। और यकीनी तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि कई पावर सेंटर्स हो जाएं, फिर चाहे एनडीए के नेता की बात हो या सरकार के अंदर की ही भूमिका की बात हो। तो पावर सेंटर्स बर्दाश्त करना नरेंद्र मोदी की शख्सियत का हिस्सा नहीं है। अब तक की उनकी जो हमने छवि देखी है या उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखा है, वो पावर सेंटर्स को पनपना नहीं देना चाहते, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि एनडीए की कमान किसी और के हाथ में जाए उनके सिवाय। और हमने देखा है कि सुबह से एनडीए के जो बाकी घटक दल है, उनके नेताओं का यहाँ पर तांता लगना शुरू हो चुका है। आपने देखा प्रकाश सिंह बादल आए, उनसे मिले और गए। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे के आने की भी बारी है। तो तस्वीर यही से साफ और स्पष्ट हो जाती है। राशिद, किचन कैबिनेट गुजराती होगी या दिल्ली की होगी? नरेंद्र मोदी इस बात का मुझे लगता है ध्यान रखेंगे। राष्ट्रव्यापी जो उन्हें अपनी छवि अब पेश करनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेट्समैन के तौर पर, तो मुझे लगता है कि वो एक लार्जर विजन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कैबिनेट और किचन कैबिनेट संगठित करेंगे, जिसमें सभी हित जो है उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन यकीनी तौर पर अमित शाह उनकी सबसे करीबी तो रहेंगे ही। जी ठीक है, आप रहिए शीतल। मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत मेरे साथ में मौजूद है। नेहा केसरी भी केशव कुंज से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। केशव कुंज की परिक्रमा क्या चल रही है, ये हम आपको बताएंगे कि आखिरकार संघ के चक्कर कौन कौन लगा रहा है। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। इसमें नरेंद्र मोदी के नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी। बैठक के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16वीं लोकसभा के लिए सदस्यों की जो व्यवस्था की गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल रिजीम पूरी तरीके से बदल गया। अब आज पहला दिन है, आप यहाँ पे आए हैं। क्लीन स्वीप और देश में भी किस तरह से अब आगे की रणनीति आप लोगों की रहने वाली है, खासतौर पर शासन के हम लोग बात। मैं समझता हूँ कि लोगों ने रणनीति बनाने के लिए जो अधिकार दे दिया है और जो परिस्थितियां पैदा कर दी कि आपको रणनीति अब बनानी ही बनानी है, पूरा देश एक हो गया। भरोसा किया है मोदी जी पर, छोटी बात नहीं है। स्वाधीन भारत के इतिहास ने नई करवट ली है और नए भारत के निर्माण की ये नया सूत्रपात मोदी जी के द्वारा हो रहा है। तो निश्चित रूप में नई रणनीति होगी, नए काम होगा, नया जोश होगा, नया विजन होगा, नए मिशन के साथ आगे बढ़ा जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे दो सहयोगी को एक बार दिखा देना चाहूंगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत मेरे साथ में मौजूद हैं। गुजरात भवन से लाइव केशव कुंज यानी आरएसएस के बारे में जानकारी हमें देंगी मेरे सहयोगी नेहा केसरी। लेकिन उससे पहले एक बार बता देना चाहूंगा कि आज मुलाकात का दौर क्या क्या चला है। उदित राज लालकृष्ण आडवाणी से मिले हैं। प्रकाश जावड़ेकर राजनाथ सिंह से मिलने के लिए कुछ देर पहले उनके घर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर की मैंने आपको खबर दी है, और इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल और उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधे चलेंगे केशव कुंज। नेहा केसरी मेरे सहयोगी मौजूद है। नेहा, केशव कुंज के आसपास की हलचल बताइए और दिखाइए। केशव कुंज की परिक्रमा शुरू है। राशिद, मैं दिखाना चाहूंगी, फिलहाल तो कुछ लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं वो है बीसी खंडूरी, और उन्होंने जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस को उत्तराखंड में इस्तीफा दे देना चाहिए मोरालिटी के आधार पर। हालांकि उनके पास मोरालिटी कुछ है नहीं, बची नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले सुबह से विजय सोनकर शास्त्री आए थे, सुमित्रा महाजन आई थी, एमपी के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, नरोत्तम मिश्रा आए थे।
लगातार लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, क्योंकि आज बैठक भी है, सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है, तो लोगों की संख्या कम है, लेकिन लोग आरएसएस दफ्तर के चक्कर जरूर लगाना चाह रहे हैं और वो चक्कर जरूर लग रहा है। परिक्रमा चालू है पिछले कई दिनों से और सरकार गठन में संघ की भूमिका क्या होगी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोदी चलाएंगे सरकार और संघ बढ़ाएगा अपना एजेंडा? जी बिल्कुल, संघ का एजेंडा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कभी भी बीजेपी और संघ इस बात को मानते नहीं है, लेकिन सरकार गठन में संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीजेपी के पीछे जिनका हाथ होता है वो संघ का होता है, इसीलिए जितने लोगों को भी थोड़ी भी उम्मीद होती है कि कहीं से भी उन्हें मंत्री पद मिल जाए, वो एक बार आरएसएस दफ्तर के चक्कर जरूर लगाते हैं और आरएसएस के चक्कर लगाने के बाद ही आरएसएस दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद ही वो आगे कहीं जाते हैं, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे चक्कर लगाना जरूरी हो जाता है। राशिद, चलिए ठीक है। 7 RCR के चक्कर से ठीक पहले गुजरात भवन और केशव कुंज में तमाम हलचल चल रही है। चलेंगे अपने सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के संसदीय दल की बैठक और नई सरकार को लेकर चल रहे तमाम कयासों को लेकर मेरी सहयोगी शीतल राजपूत ने बात की है बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में है, जिसमें नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर अपना नेता संसदीय दल के लोग चुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन और बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका जी, आपकी बैठक है आज दोपहर को, जिसमें आज औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाना है। बैठक की पूरी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री का जब संसदीय दल के लोग चुन के आते हैं बहुमत के आधार पर, तो एक प्रक्रिया है। आज भारत की पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में 11:30 बजे सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया है और हमारे जो एनडीए के भी सहयोगी दल हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है और फिर 12 बजे से वो बैठक शुरू होगी और औपचारिक रूप से एक मोहर लगेगी श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की और फिर उस प्रस्ताव के बाद सर्वसम्मत से फिर वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ क्लेम करने जाएंगे कि हमको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। दोपहर के आसपास उनके राष्ट्रपति के पास जाने की संभावना, ऐसा बताया जा रहा है। अब स्वाभाविक 12 बजे से बैठक होगी और उस बैठक की प्रक्रिया चलेगी। मैं समझता हूँ ये भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद एक नया अध्याय है। आपने भी ये जो पूरे देश का मूड था इसे शायद समझा और आप बीजेपी में आए? नहीं, देखिए, मूड तो एक अलग चीज है। हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों में भी 2009 में मैं जीत के आया था। उस समय भी कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं थी। उसके पहले मैं लगातार विधायक जीत रहा था जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 20 सीटें भी नहीं आ रही थी। शीतल राजपूत के पास चलते हैं। गुजरात भवन से लाइव शीतल मौजूद है। शीतल, 11:10 हो चुके हैं। मोदी कितनी देर में निकलने वाले हैं गुजरात भवन से? राशिद, यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। इस रूट को वन वे कर दिया गया है और मुझे लगता है कि शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से उस तरफ से गुजरेगा। तो ये रास्ता जो है वो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो पैन करके दिखाए। राज, आप पैन करके दिखाइए। आप ये सड़क देख रहे हैं, ये बैरिकेड जो है इसके उस तरफ, बैरिकेड के बाईं तरफ जहाँ पर जो आपको एक बिल्डिंग दिख रही है पेड़ों की ओट में, वही गुजरात भवन है राशिद, जो आजकल जबरदस्त एक्शन का केंद्र बना हुआ है, पावर सेंटर बना हुआ है और यहाँ से कुछ ही फलांग की दूरी पर 7 RCR है, पीएम का सरकारी आवास। और ये जो सड़क आप बाईं तरफ देख रहे हैं, यहीं से नीचे की तरफ से जो रूट है ये जाएगा, जहाँ से नरेंद्र मोदी का काफिला पार्लियामेंट की तरफ जाएगा, संसद भवन की तरफ जाएगा, जहां सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। क्योंकि इसको वन वे कर दिया गया है और सुरक्षा का घेरा जो है वो बढ़ गया है, हलचल थोड़ी तेज हुई है, तो हमें लगता है कि थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी को यहां से निकलना चाहिए। थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी निकलेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है, केंद्रीय कक्ष में होगी, सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। उसके बाद एनडीए की भी बैठक होगी। आरएसएस के कार्यालय में क्या चल रहा है, नेहा केसरी के पास एक बार फिर से चलते हैं। नेहा केसरी, मुझे ये बताइएगा, मोदी रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से दिल्ली में मिले और इससे बमुश्किल एक हफ्ते पहले ही भागवत और संघ के दूसरे नेताओं सुरेश भैयाजी जोशी और सुरेश सोनी से भी मिले। और आरएसएस के तमाम पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि मोदी संघ के हिंदुत्व प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देंगे। ये कई पदाधिकारियों ने कहा है, लेकिन सच क्या है, अंदर की खबर क्या है?
यही है कि अगर मोदी आए हैं तो आरएसएस का भी काफी बड़ा हाथ रहा है और बार बार सभी ने कहा है कि आरएसएस ने काफी साथ दिया है उनके चुनाव प्रचार में, इसलिए हम धन्यवाद देने आए हैं। तो उनका जो एजेंडा है हिंदुत्व का, आरएसएस और बीजेपी उस एजेंडे को नकार नहीं सकती और आरएसएस पूरी कोशिश करती है। आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ होता है, भले ही वो कितनी बार भी इनकार करे। आरएसएस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है सरकार बनाने में, सरकार चलाने में, तो खासकर बीजेपी के पीछे। इसीलिए जब भी किसी को सरकार में आने की उम्मीद होती है, एक बार यहाँ की परिक्रमा करनी पड़ती है, तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसे नकारा नहीं जा सकता है। पिछली बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार में आरएसएस क्या अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर प्रेशर डलवाएगी या डालेगी? जी बिल्कुल, प्रेशर डलवाएगी। 370, राम मंदिर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं जो आरएसएस जिनको हमेशा से उठाता रहा है और 10 साल बाद उन्हें मौका मिला है, जबकि मोदी की सरकार आई है, वो भी बहुमत में सरकार आई है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। और इन सबको लेकर के दबाव जरूर बनाया जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार पर और उन्हें इस पर काम करने को आगे प्रेशर डाला जाएगा और आरएसएस इसके लिए पूरी तैयारी भी कर चुकी है और आरएसएस को पता है, इनफैक्ट भाजपा को भी पता है कि उन्हें इन सारे मुद्दों को आगे उठाना ही होगा और ये सारे मुद्दे हैं जिनके को लेकर के ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है। नया केसरी आप रहिए, राकेश कुमार सिंह के पास में चलेंगे। राकेश कुमार सिंह हमें पार्लियामेंट में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। राकेश कुमार सिंह, मुझे बताइए, सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है, क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन लोग पहुंचे हुए हैं, कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं, बैठक कितने बजे शुरू होगी? देखिए राशिद, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर बीजेपी के सांसद यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और जो पहुंचने वाले प्रमुख सांसद हैं उसमें नितिन गडकरी, साथ ही साथ मुरली मनोहर जोशी के अलावा कई नए सांसद हैं जो कि यहां पर पहुंचे हैं और करीब 12 बजे ये मीटिंग शुरू होगी और उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, संसदीय दल का नेता, और उसके बाद एनडीए की बैठक होनी है और एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल यहीं से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएगा जहां पर दावा पेश किया जाएगा। बहुत ही संक्षेप में राकेश बताइएगा कि संसदीय दल की बैठक में किस तरह से प्रस्ताव रखा जाएगा आडवाणी की तरफ से, चूंकि सुबह ही खबर आ गई थी कि आडवाणी प्रस्ताव रखेंगे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, सीनियर होने के नाते, और कौन कौन उस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा? देखिए, जहां तक अनुमोदन की बात है तो मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी जैसे नेता हैं जो कि प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इसको लेकर सबसे खास बात यह राशिद कि जिस तरह से संसदीय दल की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन यहां पर तैयारियां जो हैं पूरी तौर पर सेंट्रल। चलिए राकेश आप रहिए, नेहा केसरी मौजूद हैं, शीतल राजपूत भी बनी हुई है। शीतल राजपूत की नजर बार बार पीछे की तरफ जा रही है, शायद हलचल तेज हो गई है, थोड़ी देर के बाद नरेंद्र मोदी निकलने वाले हैं। शीतल आपके पास मैं पहुंचता हूं ब्रेक के बाद। सबसे पहले शीतल मैं आपके पास ही आऊंगा, हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज देश में नई सरकार बनाने की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी निकलेंगे। नरेंद्र मोदी आज क्या पहन के निकलेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, मीडिया के कैमरों का सामना करेंगे तो किस तरीके से सामना करेंगे, उनकी आंखें क्या बोल रही होंगी, उनका चेहरा क्या कह रहा होगा, सब कुछ दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज देश में अगली सरकार बनने की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। अगली सरकार यानी मोदी की सरकार, लेकिन कैसी होगी मोदी की सरकार? ड्रीम कैबिनेट किस तरह की होगी, किचन कैबिनेट किस तरह की होगी, कैबिनेट में जगह किस किस को मिलेगी, इन सब के बारे में पिक्चर क्लियर भी हो सकती है कुछ हद तक। लेकिन उससे पहले आज है बीजेपी संसदीय दल की बैठक, उसके बाद है एनडीए की बैठक। 3:15 बजे नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात है, उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। गुजरात रवाना होने का मतलब यह है कि गुजरात से विदाई लेंगे नरेंद्र मोदी। ये सब कुछ चल रहा है। केशव कुंज में हलचल है, यानी आरएसएस के कार्यालय में हलचल है विजय चौक पर, हलचल है इस वक्त गुजरात भवन के बाहर। बीजेपी के तमाम एमपी जो है, बीजेपी के सांसद पहुंचने शुरू हो चुके हैं केंद्रीय कक्ष में, संसद के केंद्रीय कक्ष में, चूंकि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है। संतोष गंगवार आपको नजर आ रहे हैं, एनडीए की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभाली थी। संतोष गंगवार बरेली से आते हैं, उनकी तस्वीरें आपको नजर आ रही है। और आज जो है नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा और उसके बाद प्रस्ताव रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी, अनुमोदन करेंगे नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, थावरचंद गहलोत, ये तमाम नेता प्रस्ताव पर अनुमोदन करेंगे। शीतल राजपूत के पास चलते हैं, गुजरात भवन से लाइव मौजूद है शीतल राजपूत मेरे साथ। शीतल,
हर बार मेरा यही सवाल है, चंद मिनटों पहले भी और अभी मेरा यही सवाल, नरेंद्र मोदी कब निकलेंगे? उम्मीद कर सकते हैं कि 11:15 हो रहे हैं इस वक्त, और क्योंकि 12 बजे इस बैठक को शुरू होना है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब से थोड़ी देर में कभी भी नरेंद्र मोदी का काफिला इसी सड़क से निकलेगा, जाएगा संसद की तरफ। और क्योंकि यहाँ पे इस रूट इसे वन वे कर दिया गया है सड़क को, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, और पुलिस की मुस्तैदी थोड़ी ज्यादा हो गई है। हालांकि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पिछले कई रोज से मुस्तैद हैं, क्योंकि अंदर देश के भावी प्रधानमंत्री है जो रुके हुए हैं यहाँ पर। तो लेकिन थोड़ी हलचल सुरक्षा कर्मियों में भी जब तेज हो जाती है तो अमूमन हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि लगता है अब कोई हाई प्रोफाइल काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, और यहाँ से हाई प्रोफाइल काफिला गुजरना है वो नरेंद्र मोदी का ही है। हाँ, उम्मीद ये भी अब तक जताई जा रही थी कि शायद उद्धव ठाकरे जो दिल्ली पहुंच चुके हैं वो भी प्रकाश सिंह बादल की तरह उनसे मिलने यहाँ आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से संसद में ही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के यहाँ से गुजरने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा राशिद। लेकिन यकीन मानिए कि सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई क्या मोदी से? अगर हुई तो कितनी देर तक हुई, क्या बात चली? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उद्धव हम लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, शीतल आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। मुरली मनोहर जोशी संसद भवन पहुंच चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी विक्ट्री साइन दिखाते हुए, मुरली मनोहर जोशी कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल को इन्होंने हराया था और एनडीए की गवर्नमेंट में एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मुरली मनोहर जोशी के पास हुआ करता था। शीतल अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, मैं ये कह रही थी कि ऐसा माना जा रहा था कि शायद प्रकाश सिंह बादल की तरह उद्धव ठाकरे भी यही आकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं और संसदीय दल की बैठक का वक्त ज्यादा दूर अब नहीं रह गया है। तो हमें लगता है कि उद्धव ठाकरे शायद उनसे मुलाकात अब संसद में ही करें, जहां एनडीए के बाकी घटक दल जो है, बाकी सहयोगियों को भी उनसे मिलना है। तो फिलहाल वक्त क्योंकि कम रह गया है बैठक के शुरू होने के लिए, इसलिए उद्धव ठाकरे की उनसे यहाँ मुलाकात होने की जो हमें लग रहा था कि उम्मीद है वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे हलचल, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाए, दिल्ली पुलिस की गाड़ी अब यहाँ पर गश्त लगा रही है, बैरिकेड को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा हलचल यहाँ पे तेज हो गई है, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी भी यहाँ से आ सकते हैं। पीएम डिजिग्नेट भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भवन से कभी भी निकल सकते हैं। इससे पहले हम संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी पूर्व केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनडीए के जमाने में संभाला करते थे, बनारस से सांसद हुआ करते थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए सीट छोड़ी, कानपुर गए, वहां पर श्री प्रकाश जायसवाल को पटखनी दी। रमेश पोखरियाल निशंक की तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और केंद्रीय कक्ष में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। आज बीजेपी सांसदों के लिए संसदीय दल की बैठक से पहले इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को लेकर संसद भवन में पूरी तैयारी हो चुकी है और ये दृश्य है गेट नंबर 1, संसद भवन का गेट नंबर 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं से जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होनी है अब से कुछ देर बाद, उसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि फूल और माला से जो है गेट को सजाया गया है और इसी गेट से जो नए नए सांसद हैं वो जाएंगे सेंट्रल हॉल और वहां पर ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद एनडीए की बैठक होगी, जिसमें एनडीए की बैठक में भी नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को। के बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल यहीं से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएगा और वहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। चलिए ठीक है, राकेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। राकेश कुमार सिंह के पास भी चलेंगे अब से कुछ ही देर के बाद, या यूं कहें कि चंद मिनटों के बाद नरेंद्र मोदी निकलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी निकल करके संसद भवन का रुख करने वाले हैं। शीतल राजपूत हमें रिपोर्ट देंगी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं आगे बढ़ते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होगी और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शिरकत करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, मुरली मनोहर जोशी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आज ही औपचारिक तौर पर बीजेपी के नेता चुने जाएंगे। नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर प्रस्ताव रखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी उसका अनुमोदन करेंगे और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं
नहीं, बिल्कुल जनता ने एक जबरदस्त क्रांति करी है और उस क्रांति के महानायक मोदी जी है और मोदी जी की ताजपोशी की आज एक प्रक्रिया पूरी शुरू होती है। तो इसलिए हमें आज बहुत खुशी है और इसलिए बड़े लोग सज धज के आए हैं। दोबारा चुनाव हो। हाँ, तो मतलब जिस तरह हमको लगता है कि भाई मतलब कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टी कई सालों से सत्ता में थी और उनकी 2 सीट मतलब महाराष्ट्र में आना, ये मतलब उनको उनकी इमेज को कलंकित करने का निर्णय यहाँ के वोटर्स ने महाराष्ट्र की दे दिया है। और इसीलिए हमको लगता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी को उस सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव के लिए सामने आना चाहिए। पॉलिटिकल जो बदलाव हुआ है, कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव के लिए सामने आना चाहिए। पॉलिटिकल जो बदलाव हुआ है, महाराष्ट्र में भी उसका असर दिखाई देगा। महाराष्ट्र में हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। देश में मोदी जी ने IPL 2020 का कमाल दिखाया। देश में और महाराष्ट्र में ये पहली इनिंग लोकसभा की भाजपा ने जीती है। अब विधानसभा की दूसरी इनिंग अक्टूबर में और अब की बार महायुति सरकार। आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र में, सामना मुखपत्र में ये कहा है कि पृथ्वीराज चौहान इस्तीफा ने कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है, वो वहां से इस्तीफा देते हैं। आप बीजेपी भी इसमें सहमत है? अब ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सरकार महाराष्ट्र की तुरंत क्यों राज्यपाल को कह के विधानसभा विसर्जित नहीं करती है, क्योंकि पूरी विधानसभा में जितने मंत्री छगन भुजबल से लेके तटकरे से लेके नारायण राणे सब पराभूत हुए। अब उसके बाद में इस सरकार को सत्ता पर रहने का हक क्या है? एक बार फिर से अपने सहयोगी शीतल राजपूत का रुख करेंगे। गुजरात, दिल्ली के गुजरात भवन से मौजूद हैं शीतल राजपूत मेरे साथ लाइव। शीतल, कुछ देर पहले आपने जानकारी दी थी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद कभी भी नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के सेंट्रल कक्ष में जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए निकल सकते हैं। क्या हलचल चल रही है, मुझे ये बताइए। नरेंद्र मोदी निकलेंगे, उनके साथ कौन कौन होगा? सुबह से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी कितने बजे सो के उठे, कितने बजे नाश्ता किया, किस किस के साथ में मीटिंग की, किस किस से मिले, किस किस नेता से मिले, गुजरात के किस नेता से मिले, दिल्ली में किस नेता से मिले, किसी ब्यूरोक्रेट से मिले या फिर नहीं मिले? सुबह से लेकर के 11:30 बजे तक मोदी ने क्या किया? बिल्कुल मेरे पीछे आप गुजरात भवन देख रहे हैं, जहां अभी रूट लग चुका है और ये माना जा रहा है कि कभी भी नरेंद्र मोदी इसी सड़क से होते हुए उनका काफिला गुजरेगा। पिछले 2-3 रोज से हम देख रहे हैं कि गुजरात भवन जो है ये पूरा का पूरा एक्शन का केंद्र बना हुआ है, हब जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में बना हुआ है। लगातार जितनी भी बड़े स्तर की राजनीतिक मुलाकातें वो यहाँ पर हो रही हैं, लोग नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं। जहां तक आज का सवाल है, आज सुबह से उनसे मिलने पहले स्मृति ईरानी आई थी, जो अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले मनोहर पार्रिकर यहां पर आए, उन्होंने उनसे मुलाकात की और यहां से लौटे। फिर उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे और यहां से उनका काफिला भी वापस गुजरा। अब से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे और फिर संसद भवन उन्हें जाना है, जो उनकी संसद में डेब्यू अपीयरेंस होगी, जब वो सेंट्रल हॉल में संसदीय दल के नेता के तौर पर औपचारिक तौर पर चुने जाएंगे। लगातार यहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, चाहे अमित शाह हो, कल की अगर बात करें हम, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुषमा स्वराज कल यहाँ पर आकर उनसे मिली नरेंद्र मोदी से। और ब्यूरोक्रेटिक स्तर की जो आपने बात कही थी कि किस तरह की मुलाकातें हैं, तो कल की जहां तक बात है तो केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी उनसे अंदर मिलने गए थे। तब ये माना जा रहा था कि लगता है नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ से पहले ही पूरी तैयारी सरकार का लेखा जोखा समझने की कर ली है, शुरू कर दी है, शुरुआत हो चुकी है। तभी वो केंद्रीय गृह सचिव से मिल रहे हैं और पूरा ब्रीफ ले रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर कहा गया था कि शायद शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर ब्रीफ उन्होंने लिया होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कई संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दों पर उन्होंने ब्रीफ लिया हुआ होगा। अब आप देख सकते हैं गुजरात भवन के बाहर
मिलने वालों की कतारें, कुछ स्कूल के बच्चे भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो इस उम्मीद से यहाँ पर हाथों में फूल लिए खड़े हैं अपने टीचर्स के साथ कि शायद वो अपने भावी प्रधानमंत्री की एक झलक देख सके, उनसे मुलाकात कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये गुजरात भवन का इन गेट है और नरेंद्र मोदी का काफिला इससे आगे, वो जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस बोर्ड से आगे आपको एक नो पार्किंग का साइन बोर्ड दिख रहा होगा, उस तरफ आउट गेट है जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। तो ये मासूम बच्चे जो हैं ये शायद इस उम्मीद में यहाँ खड़े हैं, लेकिन आज उन्हें नरेंद्र मोदी को देख पाना संभव नहीं लगता। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि 12 बजे की बैठक का वक्त है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं राशिद कि थोड़ी देर में, क्योंकि रूट लग चुका है, सारी तैयारियां पूरी हैं, तो कभी भी वो यहाँ से निकल सकते हैं। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए स्कूल के बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि जैसा कि शीतल ये बता रही हैं कि इन गेट पर ये लोग मौजूद हैं, दूसरे गेट से नरेंद्र मोदी निकलेंगे। लेकिन अगर मोदी का काफिला देख भी लिया तो ये बच्चे कम से कम इतिहास का हिस्सा तो बनेंगे ही बनेंगे। आने वाले दिनों में या जब ये बड़े होंगे तो ये कह सकेंगे कि हाँ, जब इतिहास बदला था, जब इतिहास पलटा था। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पीएम बनने वाले थे तब हमने उन्हें देखा था, गाड़ी में गुजरते हुए ही देखा था, लेकिन हमने उन्हें देखा था। वैसे लोकसभा में दिल्ली से जीते बीजेपी सांसद उदित राज से मेरे सहयोगी शिवानी ने बात की है बैठक पर, संसदीय दल की बैठक पर। उन्होंने क्या कहा, दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी अब लगभग स्वेरिंग इन सेरेमनी, यहाँ बात करें नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी लेने के लिए लगभग तैयार है। आज काफी उठापटक है। आइए इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उदित राज जी। उदित सर, आज आपने एक बड़ी जीत दिल्ली में दर्ज की है, यहाँ आप अडवाणी जी से मिलने आए हैं, किस तरीके की मुलाकात रही, क्या कुछ? नहीं, चुनाव के दौरान किराड़ी विधानसभा है, उसमें एक बड़ी सभा को संबोधित किया था मेरे पक्ष में। तो रिजल्ट आने के बाद कम से कम इतना फर्ज मेरा बनता है कि मेरे क्षेत्र में आए, मेरे लिए बोला, अपील किया वोट देने के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं। तो धन्यवाद देने आया था और कोई बात। सर, तो अडवाणी जी का क्या कद रहेगा पार्टी में? क्या इस तरीके से कुछ अडवाणी जी ने कुछ इंडिकेशन दिया है, कुछ बातचीत, क्या कुछ बातचीत? ये हम डिसीजन मेकिंग में होते तो कुछ बोल सकते थे। आई एम नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग टीम, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। और सभी बड़े नेताओं ने कहा है कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे, इनके अनुभवों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। बड़े बड़े नेताओं ने सबने कहा, इसके आगे मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं चांदनी चौक से, जिन्होंने आशुतोष और कपिल सिब्बल को पटखनी दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने 2013 में चुनाव लड़ा था और जो चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, ये बहुत बड़ी शख्सियत है आज की तारीख में, और अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ठीक है, कैमरों के लेंस और मीडिया के माइक जिस तरह से अमित शाह की तरफ घूम जाते हैं, जहां भी अमित शाह जहां से भी आजकल गुजर रहे हैं, उससे ये बताना काफी है। बागपत से चौधरी अजीत सिंह को हराने वाले सतपाल सिंह, वो बीजेपी के नेता, वो भी पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अमित शाह के बारे में मैं बता रहा था कि अमित शाह इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति के, बीजेपी की राजनीति के बहुत ही बड़े चेहरे, बहुत ही बड़ी शख्सियत। उदित राज नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राखी बिड़लान को उदित राज ने हराया था। इंडियन जस्टिस पार्टी एक जमाने में चलाया करते थे, उसके बाद इन्होंने बीजेपी में मर्जर किया। बीजेपी नेता उदित राज को आप देख रहे हैं, और तमाम बीजेपी नेता भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहना है उनका, सुनते हैं। ठीक है सर, जो जीत हुई है बिहार में बीजेपी की, क्या माना कि नरेंद्र मोदी की लहर वहां भी चल रही थी? मोदी की लहर और बिहार के प्रति लोगों में अविश्वास जो है
वो सीधे सीधे सामने जोड़ करके एक बहुत मजबूत एक तूफान आ गया। और उसका कारण है कि बड़े पैमाने पर वहां बीजेपी और एनडीए के लोग जीते भी, और जनता दल यू के 24 उनके प्रत्याशियों के जमानत भी जब्त हुए। यह समान बात नहीं है, एक बड़ी बात है कि जो सत्ता में जो दल जिस राज्य में हो और उसके 24 प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो, और एक बहुत बड़ा अंतर से एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के वहां प्रत्याशी विजय हासिल किया। और हमें लगता है कि बिहार में जो तूफान जो चला है लोकसभा चुनाव में, वह थमने का नाम नहीं लेगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी वहां परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां एनडीए की सरकार बिहार में आने वाला जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उस समय बनेगा। नहीं, बात तो सही है, जब हम एक साथ रहते तो पता न क्या होता, लेकिन जब वे अलग हुए और जब वे अलग होने का कारण जब आम लोगों में जब पता लगा तो लोगों को लगा कि नीतीश कुमार ने बिहार के साथ विश्वासघात किया है, बिहार के विकास को धोखा दिया है। जो विकास चल रहा था बिहार में उसको रोकने का काम किया और पुनः बिहार में जंगल राज की तरफ अग्रसर होने का काम किया। इसलिए लोगों ने यह मन और मुठ बनाया कि नहीं, ऐसे धोखाबाज जो धोखा दे करके और बिहार वासियों को जो धोखा देने का काम किया है उसको कहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि उन लोगों को पता था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई कुर्बानियां दी। जब भारतीय जनता पार्टी के उनसे डबल की संख्या थी विधानसभा में, तभी उनको नेता माना। यह समान बात नहीं है, यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है। अभी तक देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि जिस पार्टी की संख्या ज्यादा हो उसका नेता न चुना जाए और जिस पार्टी की संख्या उसके मेंबर संख्या कम हो उस व्यक्ति और उस दल के व्यक्ति को नेता चुना जाए। और यह बिहार में हुआ था, और इसलिए हुआ था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि जंगल राज समाप्त करो, अमन चैन लाओ, हर लोगों के अंदर सुख शांति समृद्धि और विकास के रास्ते को प्रशस्त करो। चलिए, तो संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने जा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। उससे ठीक पहले बीजेपी के बड़े नेताओं का आना जारी है। पिछले आधे घंटे से ही मुरली मनोहर जोशी आपको दिख रहा है। मुरली मनोहर जोशी जो एनडीए की गवर्नमेंट में एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे। मुरली मनोहर जोशी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, लाल रंग का मरून रंग की नेहरू जैकेट पहने हुए और अपने सिग्नेचर स्टाइल में उन्होंने एक अंग वस्त्र डाला हुआ है अपने गले में। और मुरली मनोहर जोशी अंदर एंटर कर रहे हैं और मुरली मनोहर जोशी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन उनका पोर्टफोलियो क्या होगा कुछ दिन के बाद ये भी फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले केंद्रीय कक्ष में चूंकि आज बैठक होने वाली है, उससे ठीक पहले गुजरात भवन में भी हलचल तेज रही। आज सुबह से नरेंद्र मोदी से मिलने वालों का तांता आज भी लगा रहा। स्मृति ईरानी आकर के मिली नरेंद्र मोदी से। इसके अलावा स्मृति ईरानी के अलावा उदित राज, उद्धव ठाकरे। केंद्रीय कक्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सुल्तानपुर से जीत करके आए सांसद वरुण गांधी, सुमित्रा महाजन आपको नजर आ रही हैं। सुमित्रा महाजन के अलावा और भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। वसुंधरा राजे, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अब से कुछ ही देर के बाद नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं केंद्रीय कक्ष में। वसुंधरा राजे के अलावा स्मृति ईरानी, इधर से आप देखिए किरीट सोमैया, वसुंधरा राजे, थावरचंद गहलोत। इसके अलावा किरीट सोमैया को आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जीत वाली पार्टी क्या होती है, प्रचंड बहुमत से जीत करके आई पार्टी क्या होती है, हर एक बीजेपी नेता के बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है। एक दूसरे को बधाइयां दे रहा है। कोई दक्षिण से आया हुआ है, कोई उत्तर भारत से आया है, कोई पूर्वी भारत से आया हुआ है, कोई हर जगह से आए हुए लोग हैं, हर जगह से आए हुए सांसद हैं, नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, समझने की ये कोशिश कर रहे हैं, जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आपके संसदीय क्षेत्र में क्या हो। उदित राज राज्यवर्धन राठौर जिन्होंने सीपी जोशी को हराया जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आप उन्हें। वेंकैया नायडू बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये कह रहा था कि जीतने की बॉडी लैंग्वेज, विजय गोयल, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में अष्टभुजा तिवारी को हराया योगी आदित्यनाथ ने। और
प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के नेता भी आपको दिख सकते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद लेकिन गुजरात भवन से निकलने वाले हैं नरेंद्र मोदी। जैसे ही निकलेंगे नरेंद्र मोदी, हम आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी आज क्या पहन करके निकलेंगे। आधे बाजू का कुर्ता, पूरी बाजू का कुर्ता, क्या ऊपर उनके जैकेट होगी, किस रंग का कुर्ता होगा, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, कुछ मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं, क्या इशारा होगा, हाथों से क्या इशारा होगा, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।